एस पांडे यूट्यूब चैनल पर आप सबों का स्वागत है। और मैं प्रतिदिन की भांति आप लोगों के बीच क्लास 12th और 10th की लाइव क्लास एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए अभी ले रहा हूं। और जो VVI क्वेश्चन है उन सबों को मैं बता रहा हूं आप लोगों को। तो आज मैं केमिस्ट्री का 10th का VVI क्वेश्चन मैं 5 क्वेश्चन बोर्ड पे लिख चुका हूँ, उसे मैं समझाऊंगा। और इसमें से निश्चित 1-2 प्रश्न या 3 प्रश्न केमिस्ट्री में रह सकते हैं, तो इसे आप लोग इग्नोर नहीं करेंगे छात्र। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, संक्षारण क्या है, संक्षारण रोकने के क्या उपाय बताएं, संक्षारण रोकने के उपाय बतावें। दूसरा क्वेश्चन है, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया क्या है बताएं। तीसरा, ईंधन से आप क्या समझते हैं, आदर्श ईंधन की विशेषताओं का वर्णन करें। चौथा, हमें घेंघा या गलगांड नमक रोग कैसे होती है। और पांचवा है, संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या है। और सोडियम Na यहाँ पे है, सोडियम परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है। तो चलिए सभी स्टूडेंट आएंगे। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ। चल बाबू देख शुभम, सबसे पहला क्वेश्चन है कि संक्षारण क्या है, संक्षारण रोकने के उपाय बतावें। तो देखो बाबू, संक्षारण किसे कहते हैं। सबसे पहले, जब कोई धातु को खुली वायु में छोड़ दी जाती है, जब कोई धातु को खुली वायु में छोड़ दी जाती है, तब उस धातु पर वायु एवं जलवाष्प, उस धातु पर वायु एवं जलवाष्प के संपर्क होने के कारण, तब उस धातु पर वायु एवं जलवाष्प के संपर्क में होने के कारण से उस धातु में क्षय होने लगता है, अर्थात धातु की जो गुण होती है उसमें कमी आने लगती है। तो धातु में जो क्षय होने लगता है, इसे ही संक्षारण या धातु संक्षारण कहते हैं। सबसे पहले फिर से समझिएगा, संक्षारण आप लोग ध्यान दीजिएगा, जब कोई धातु खुली अवस्था में छोड़ दी जाती है, तब उस पर वायु एवं जलवाष्प के प्रभाव पड़ते हैं, और वायु एवं जलवाष्प के प्रभाव के कारण से उस धातु में क्षय होने लगता है, उसके धातु में ह्रास होने लगती है। तो धातु में जो क्षय होने लगती है, यह धातु क्षय ही संक्षारण कहलाता है, जिसे कि धातु संक्षारण भी कहते हैं। जैसे आप लोग देखिएगा, यदि लोहा का छड़, आप लोहा क्या है, एक धातु है, लोहा का छड़ आप लोग यदि मकान बनाने के लिए लाए हैं, लोहा का छड़ यदि खुली अवस्था में कुछ देर के लिए बाहर छोड़ते हैं, कुछ दिन के लिए बाहर छोड़ देते हैं, तो चूंकि हम जानते हैं कि वायु में जलवाष्प के कण मौजूद रहते हैं, वायु में जलवाष्प के कण मौजूद रहते हैं, तो वो छड़ जो होता है लोहा का, वो वायु और जलवाष्प के कण से संपर्क में आता है, और संपर्क में आने से उस लोहे में जंग लगता है। तो जब लोहे में जंग लगने लगता है बाबू, तो उसका मतलब वो जो छड़ में है धातु क्षय होने लगता है, धातु की उसमें कमी होने लगती है, समझे कि ना, वो खराब होने लगता है छड़, समझे कि ना। तो उसी को हम कहते हैं धातु क्षय या संक्षारण कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, संक्षारण कहते हैं। इसी कारण आप लोग देखते होंगे कि जंग लगने से बचने के लिए आप उसे अच्छी तरीके से रखते हैं, ठीक है ना। जैसे आप लोग लोहा का ग्रिल या गेट या दरवाजा लगाते हैं, तो दरवाजा ग्रिल गेट यदि लगाते हैं तो कितना जल्दी उसको पेंट कर देते हैं, रंग देते हैं, लेप चढ़ा देते हैं, कि ताकि इसको लेप क्यों चढ़ाया जाता है, लेप इसलिए नहीं चढ़ाया जाता है उस पर कि ताकि ये सुंदर लगे, सुंदर तो लगता है ये लेप चढ़ाने के बाद, इसलिए लेप चढ़ाई जाती है उस पर कि ताकि उसमें धातु क्षय ना हो, धातु का संक्षारण ना हो, समझे कि यानी जंग उसमें ना लगे, समझे कि ना। तो अब आप लोग को बता देते हैं बाबू, यहाँ पे आप क्वेश्चन समझाते हैं और कैसे लिखना है परीक्षा में, ये जो क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके बारे में बता रहे हैं। तो बताएं आप लोगों को समझ में आ रही है यहाँ तक, जो अभी बताए, अभी क्षय के संक्षारण के बारे में समझाए, आप लोगों को समझ में आ रही है, बताएं, ध्यान दो बाबू। अब आपको परीक्षा में कैसे लिखना है कि संक्षारण क्या है, संक्षारण रोकने के उपाय बतावे। तो सबसे पहले, जब धातु को खुली वायु अवस्था में छोड़ दी जाती है, तब उस धातु पर वायु एवं जलवाष्प का प्रभाव पड़ता है, और इस वायु एवं जलवाष्प के प्रभाव होने के कारण से उसमें धातु में क्षय होने लगती है। इस धातु में क्षय होने की क्रिया को ही धातु का संक्षारण या संक्षारण कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, जब हम कोई भी लोहे के छड़ को यदि हम बाहर रखते हैं, खुली वायु में रखते
देते हैं तो जलवाष्प के संपर्क में, वायु के संपर्क में आने के बाद वह अभिक्रिया करके उस लोहे के छड़ में जंग लग जाता है। और जंग का जो रासायनिक सूत्र है Fe2OX, Fe2HO, Fe2OH इंटू XH2O, Fe2O3 इंटू XH2O, H2O, Fe2O3 इंटू XH2O, ये जंग का रासायनिक सूत्र है, ठीक ना। तो उस धातु में क्या होता है, यानी जंग लग जाती है। तो धातु में जो जंग लग जाती है इसे ही धातु का संक्षारण कहते हैं। जैसे आप लोग चांदी का कोई देखते होंगे, यदि अंगूठी होता है या बिछिया होता है या पायल होती है तो कुछ दिनों के बाद वो काला हो जाता है। क्यों काला हो जाता है? क्योंकि वो जलवाष्प के संपर्क में रहने के बाद उस पर वायु का प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण से उसमें धात्विक गुण कम होने लगती है, धातु क्षय होने लगती है। तो इसे ही धातु का संक्षारण कहते हैं। धातु के संक्षारण को रोकने का जो उपाय है, धातु के संक्षारण को रोकने का जो उपाय है वो आप कह सकते हैं कि निम्नलिखित है। नंबर 1, धातु पर जो है यानी जस्तीकरण करके, पहला क्या है, जस्तीकरण, ध्यान दीजिएगा, जस्तीकरण करके ध्यान दीजिएगा, जस्तीकरण करके यानी धातु क्षय को रोकने का जस्तीकरण। अर्थात जब कोई भी धातु को यानी द्रवीभूत जास्ता में द्रव के रूप में बना लिया जाता है जास्ता, और उसमें जो है द्रवीभूत जास्ता में जब धातु को डुबा दिया जाता है तो डुबा देने के बाद उस धातु पर जास्ता का परत चढ़ जाता है चारों तरफ से, जिसे कि जस्तीकरण कहते हैं। अब जैसे ही जस्तीकरण हो जाता है उस पर, जैसे ही जस्तीकरण हो जाती है तो उस पर क्या होता है बाबू, बाहरी वायु और जलवाष्प के कण उस पर संपर्क में नहीं आ पाते हैं, जलवाष्प के कण संपर्क में नहीं आ पाते हैं, जिससे कि धातु का संक्षारण रुक जाता है। तो पहला आपका जस्तीकरण करके, समझे कि नहीं, किसके करके बाबू, जस्तीकरण करके। दूसरा है यानी क्रोम लेपन करके। क्रोम लेपन को हम विद्युत लेपन भी कहते हैं। अर्थात यानी ध्यान दीजिएगा, यानी कि जब किसी धातु के ऊपर यानी क्रोम लेपन यानी विद्युत लेपन कराया जाता है, विद्युत लेप चढ़ाई जाती है, तो विद्युत लेप चढ़ाने के बाद धातु पर परत बन जाती है चारों तरफ से, समझे कि ना। और उसके परत बनने के कारण से बाहरी वातावरण और जलवाष्प के कण उसमें संपर्क नहीं आ पाता है, जिससे कि धातु का संक्षारण रुक जाता है। तो धातु के संक्षारण के रोकने का दूसरा उपाय क्या है, क्रोम लेपन। दूसरा क्या है, क्रोम लेपन, ठीक ना, क्रोम लेपन, ध्यान दीजिएगा, क्रोम लेपन, ध्यान दीजिएगा। तीसरा है रंगाई करके यानी पेंट करके, समझे कि नहीं, रंगाई करके यानी पेंट करके। जब धातु पर जो है हम रंग चढ़ा देते हैं, कलर चढ़ा देते हैं, तो इस जैसे आप लोग गेट ग्रिल लेते हैं तो उसको रंग कर देते हैं कि नहीं, तो रंग कर देते हैं। रंग पेंट कर देने के बाद क्या होता है, वह धातु अंदर से पूर्ण रूपेण एक परत बन जाती है। उस परत के कारण से क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, परत बन जाने के कारण से बाहरी वातावरण से उसमें क्या होता है, वायु एवं जलवाष्प के कण उस धातु में प्रवेश नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण से वह बच जाता है। तो तीसरा हम कह सकते हैं कि संक्षारण रोकने का जो उपाय है यानी पेंट करके, पेंट या रंगाई करके, ठीक ना, रंगाई करके, ठीक ना। तीसरा है बाबू लेप चढ़ाकर। लेप जो होता है, जैसे मान लीजिए कि किसी के पास पैसा नहीं होता है तो वो क्या करता है, प्राइमर मार देता है धातु पर। जैसे गेट ग्रिल लाता है ना, तो गेट ग्रिल लाता है, लगा देता है, लेकिन पैसा के अभाव में वो कलर नहीं कर पा रहा है, तो उस समय स्थिति में क्या करता है, उसमें जो है ना प्राइमर मार देता है, यानी लेप चढ़ा करके भी, यानी लेप चढ़ा देता है धातु पर, तो उसके संक्षारण रुक जाते हैं, क्योंकि पूरी तरह से ढक लेता है, तो बाहरी वातावरण से जलवाष्प या वायु का प्रभाव उस पर नहीं पड़ पाता है। यानी ये भी होता है धातु के संक्षारण को रोकने का एक उपाय है। तो धातु के संक्षारण के ये सभी क्या है, आप लोगों के उपाय हैं। तो आप लोग को कोई प्रॉब्लम, अगला है एनोडीकरण करके, समझे कि नहीं, एनोडीकरण करके। जब एनोडीकरण का मतलब होता है जब वायु को, जैसे वायु को खुली अवस्था में छोड़ दी जाती है, तो उस स्थिति में क्या होता है, कभी कभार उस पर एल्युमिनियम का यानी अभिक्रिया करके, धातु से अभिक्रिया करके उस पर एल्युमिनियम का जो है वो क्या कहते हैं, चारों तरफ से एल्युमिनियम का ऑक्साइड जो है उस पर चारों तरफ से परत चढ़ जाती है। एल्युमिनियम की ऑक्साइड की परत चारों तरफ से धातु पर चढ़ जाती है, समझे कि ना। तो एल्युमिनियम की ऑक्साइड की धातु की जब परत चढ़ जाती है तो इसके कारण से बाहरी वातावरण से उसके अंदर जलवाष्प के कण और वायु के कण उसके अंदर नहीं प्रवेश कर पाते हैं। इसको हम कहते हैं एनोडीकरण, समझे कि ना। इस एनोडीकरण के कारण से भी धातु के संक्षारण को रोका जा सकता है। तो आप लोग धातु के संक्षारण को रोकने या संक्षारण क्या है ये समझ गए। आप लोग इसे 2-3 बार सुनेंगे तो निश्चित आप लोग को समझ में आ जाएगी।
देखो बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया क्या है? VVI क्वेश्चन सभी है बाबू। पहला क्वेश्चन भी VVI, दूसरा क्वेश्चन देखो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया, यानी नाभिकीय संलयन। तो देखो संलयन का मतलब होता है जुटना, संलयन का मतलब क्या होता है? जुटना, और विखंडन का मतलब होता है टूटना। एक होता है नाभिकीय संलयन अभिक्रिया और एक होता है नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया भी होती है, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन ये नाभिकीय संलयन में लिखा हूं क्योंकि ये हमको लग रहा है जहां तक कि ये काफी इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए। नाभिकीय संलयन का मतलब होता है जब कोई दो या दो से अधिक नाभिक, जब कोई दो या दो से अधिक नाभिक आपस में मिलकर एक विशाल नाभिक का निर्माण करता है, एक विशाल नाभिक का निर्माण करता है, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को हम नाभिकीय संलयन अभिक्रिया कहते हैं। और इस नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के दौरान ऊर्जा की विशाल मात्रा मुक्त होती है, समझे कि ना? ऊर्जा की जो है विशाल मात्रा मुक्त होती है, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को हम नाभिकीय संलयन अभिक्रिया कहते हैं। तो ये हाइड्रोजन बम जो बनती है, आप लोग को ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, हाइड्रोजन बम जो बनती है वह नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर आधारित है, समझे कि नहीं? और यहाँ तक कि सूर्य जो भी है, सूर्य भी यानी नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर आधारित है। सूर्य में 71% हाइड्रोजन, यानी 71% हाइड्रोजन और 29% हीलियम मिलकर के बना हुआ है, समझे कि नहीं? तो ये हाइड्रोजन और हीलियम के मिलने से सूर्य का निर्माण हुआ है, समझे कि ना? तो इसके कारण से कहा जाता है कि सूर्य भी नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर आधारित है। तो अब आप लोग को यदि परीक्षा में पूछा जाएगा तो इसको कैसे लिखना है बाबू नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के बारे में, कि नाभिकीय संलयन अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें कि दो या दो से अधिक नाभिक मिलकर संलयित होकर जुड़कर एक विशाल नाभिक का निर्माण करता है, एक विशाल नाभिक का निर्माण करता है, और इस अभिक्रिया के दौरान ऊर्जा की प्रचुर मात्रा उत्सर्जित करता है, ऊर्जा की प्रचुर मात्रा उत्सर्जित करती है। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को हम नाभिकीय संलयन अभिक्रिया कहते हैं। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर हाइड्रोजन बम आधारित है, अर्थात हाइड्रोजन बम जो बनाई जाती है वह मूल रूप से नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर आधारित है, और सूर्य जो है वह भी नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर आधारित है। सूर्य में 71% हाइड्रोजन और 29% जो है हीलियम मिला हुआ है, समझे कि ना? तो आपको नाभिकीय संलयन अभिक्रिया समझ में आ गई? बताए सभी स्टूडेंट? चल बाबू, अब ईंधन से आप क्या समझते हैं और आदर्श ईंधन की विशेषताओं का वर्णन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन समझाने जा रहे हैं। देख बाबू, कह कि ईंधन से आप क्या समझते हैं और आदर्श ईंधन की विशेषताओं का वर्णन करें। ध्यान दो, सबसे पहले ईंधन यानी ये सब भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी वह पदार्थ जो जलने के पश्चात ऊष्मा एवं प्रकाश उत्सर्जित करता है, तो उसे हम ईंधन कहते हैं, समझे कि नहीं? ईंधन किससे आप क्या समझते हैं? ईंधन किसे कहते हैं? वह पदार्थ जो जलने के पश्चात ऊष्मा एवं प्रकाश उत्सर्जित करता है, तो उसे हम ईंधन कहते हैं। जैसे लकड़ी हुआ, कोयला हुआ, पेट्रोल हुआ, केरोसिन तेल हुआ, LPG गैस हुआ, डीजल हुआ, मीथेन गैस, यानी ये सभी जो है जलने के पश्चात ऊष्मा उत्सर्जित करते हैं और प्रकाश भी उत्सर्जित करते हैं, इसीलिए ये सभी क्या है? ईंधन है। अब यहाँ पे कहता है कि आदर्श ईंधन से आप क्या समझते हैं? आदर्श का मतलब होता है अच्छा, समझे कि अच्छा ईंधन से आप क्या समझते हैं? तो या अच्छे ईंधन की विशेषताओं का वर्णन करें, ये भी कर सकता है, ठीक ना? तो आदर्श का मतलब होता है कोई जब अच्छा होता है तो उसको कोई व्यक्ति कहता है मेरा आदर्श वो है, मेरे आदर्श ये है, मेरे आदर्श वो है, ऐसा कहता है कि ना? तो आदर्श का संबंध ही होता है अच्छाई से, ठीक है? तो यहाँ पे कहता है आदर्श ईंधन की विशेषताओं का भी वर्णन करें। तो आदर्श ईंधन उस ईंधन को कहते हैं जो सर्वोत्तम ईंधन होता है, जो सबसे अच्छा ईंधन होता है, उस ईंधन को आदर्श ईंधन कहते हैं। आदर्श ईंधन की जो विशेषताएं होती है वह कह सकते हैं आदर्श ईंधन की विशेषताएं निम्नलिखित होती है। सबसे पहले आदर्श ईंधन से बर्तन गंदा नहीं होता है। जैसे आप लोग देखते होंगे घर में जब चूल्हा उल्हा लकड़ी से जब जलाते हैं तो उससे क्या होता है? लकड़ी जलाने के बाद क्या होता है? बर्तन गंदा हो जाती है, ठीक ना? बर्तन क्या हो जाती है? गंदा हो जाती है, उसको मजने में बहुत समय लगता है, सारा चीज होता है। लेकिन आदर्श ईंधन जो है जलने के बाद उससे जो है बर्तन गंदा नहीं होता है, समझे कि नहीं? पहला गुण ये है।
दूसरा, आदर्श ईंधन जो है कोई हानिकारक गैस उत्पन्न नहीं करता है। जैसे देखिएगा, जो साधारण ईंधन होगा, जैसे घर में आप लकड़ी से जो खाना बना रहे हैं या कोई भी चीज अन्य चीजों से बना रहे होंगे, तो उससे धुआं उत्पन्न होता है, बहुत सारी धुआं, कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होती है। और कार्बन मोनोऑक्साइड जो जहरीला गैस है, यदि आपके शरीर के अंदर में चला जाएगा तो आपको बहुत प्रॉब्लम कर देगा, समझे कि कार्बन मोनोऑक्साइड। लेकिन आदर्श ईंधन जो है उससे किसी भी प्रकार की धुआं नहीं निकलती है, किसी भी प्रकार की हानिकारक गैस नहीं निकलती है, जिसके कारण से यानी वातावरण जो है स्वच्छ होता है, ठीक है ना। और आदर्श ईंधन जो है, याद रखिएगा, आदर्श ईंधन आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक हम ले जा सकते हैं, उसको ले आने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, आदर्श ईंधन, ठीक ना। तो लेकिन साधारण ईंधन जो होता है, ध्यान दीजिएगा, साधारण ईंधन को हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में हमें काफी तकलीफ होती है, समझे ना। जैसे गैस सिलेंडर, जो गैस एलपीजी गैस घरों में यूज होती है, जो कि आप लोग के पास रहता है, वो एलपीजी सिलेंडर वाला गैस चूल्हा जो होता है, उसी को हम आदर्श ईंधन कहते हैं, ठीक ना। उसको आप चाहिएगा यदि पिकनिक मनाने के लिए, तो पिकनिक मनाने के लिए आप उस गैस सिलेंडर को ले जाइएगा, चूल्हा लेकर के आप जाकर के बने। लेकिन यही आपको कहेगा, यही आप दूसरा ईंधन ले जाइएगा, लकड़ी का चूल्हा, तो लकड़ी का चूल्हा जो उठा करके लेके जाने में कितना तकलीफ होगा कि नहीं होगा। इसीलिए आदर्श ईंधन को हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक हम आसानी से ले जा सकते हैं, ले आ सकते हैं, समझे कि नहीं। और चौथी है क्या, कि आदर्श ईंधन सुगमता से सभी जगह मिल जाती है, आसानी से, कोई परेशानी नहीं होती है, समझे कि ना। तो अब एक बार फिर से समझा देते हैं ईंधन के बारे में बाबू आप लोगों को, कि ईंधन जब परीक्षा में कैसे लिखना है, कि ईंधन उस पदार्थ, वह पदार्थ जो जलने के पश्चात, वह पदार्थ जो जलने के पश्चात उष्मा एवं प्रकाश उत्सर्जित करता है, उसे हम ईंधन कहते हैं। और आदर्श ईंधन सबसे अच्छा ईंधन माना जाता है। आदर्श ईंधन को जानने के लिए हम इसकी विशेषताओं पर गौर करेंगे। इसकी निम्नलिखित विशेषता है। नंबर 1, आदर्श ईंधन का प्रयोग करने से बर्तन गंदा नहीं होती है। आदर्श ईंधन का जब हम प्रयोग करते हैं तो उससे किसी प्रकार का धुआं नहीं निकलता है, किसी प्रकार का गंध, धुआं नहीं निकलने के कारण से बर्तन एकदम जैसा का तैसा ही रहता है, तो बर्तन मंजने में हमको तकलीफ नहीं होती है। दूसरा पॉइंट रहेगा, आदर्श ईंधन से किसी प्रकार की हानिकारक गैस नहीं निकलती है। चूंकि लकड़ी वाले चूल्हे से कार्बन मोनोऑक्साइड धुआं जो निकलता है वह शरीर को लिए हानिकारक है, लेकिन आदर्श ईंधन से हमें किसी प्रकार की हानिकारक पदार्थ नहीं निकलती है, यह एक बचत होती है। आदर्श ईंधन को हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से, सुगमता से ले जा सकते हैं, लेकिन दूसरे ईंधन को ले जाने में थोड़ी तकलीफ होगी। चौथा, आदर्श ईंधन वर्तमान समय में सभी जगह उपलब्ध है, शहर हो, बाजार हो, नगर हो, क्षेत्र हो, सभी जगह मिल जाते हैं, गांव में भी मिल जाते हैं। लेकिन साधारण ईंधन सभी जगह मिलने मुश्किल हो जाते हैं, बाजार में लकड़ी नहीं मिलते हैं, लकड़ी का चूल्हा जलाना मुश्किल कर दिया है बाजार में, नगर निगम में, ठीक ना। तो इसलिए आदर्श ईंधन को सर्वोत्तम ईंधन माना गया है। तो बताइए, आदर्श ईंधन समझ में आई आप लोगों को? बताइए। अब देखिए चौथा नंबर का क्वेश्चन, चौथा नंबर का क्वेश्चन कहता है कि हमें घेंघा या गलगांड नामक रोग कैसे होती है। तो हमें देखो चौथा नंबर का क्वेश्चन, हमें घेंघा या गलगांड नामक रोग कैसे उत्पन्न होती है। तो हम जानते हैं कि हमारे शरीर में जो अंतःस्रावी ग्रंथियां पाई जाती है, उसमें से एक अंतःस्रावी ग्रंथियां थायराइड होती है। क्या होती है? थायराइड अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है, जो कि गले में होती है, स्वर यंत्र के नीचे होती है, ठीक ना। और इस थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है। कौन सा हार्मोन निकलता है? और थायरॉक्सिन हार्मोन में आयोडीन अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है, अत्यधिक मात्रा में आयोडीन पाई जाती है। तो इस आयोडीन की कमी के कारण से, यदि आयोडीन की कमी के कारण से ही हमारे शरीर में घेंघा नामक रोग या गलगांड नामक रोग उत्पन्न होती है, समझे कि नहीं। अर्थात हमें घेंघा नामक रोग या गलगांड नामक रोग जो उत्पन्न होती है वह आयोडीन की कमी से होती है, समझे नहीं। आयोडीन की कमी से हमें गलगांड या घेंघा नामक रोग उत्पन्न होती है। इसी कारण डॉक्टर लोग यह सलाह देते हैं कि हमें आयोडीन युक्त नमक खानी चाहिए, क्योंकि आयोडीन युक्त नमक खाने से हमारे शरीर में आयोडीन की जो है वह संतुलन बनी हुई रहती है, और आयोडीन की संतुलन के कारण से
हमारे हमें घेंगा रोग से बचने में मदद मिलती है, समझे कि नहीं। और जब घेंगा रोग एक प्रकार का ऐसा रोग है जो गले में होती है और धीरे धीरे यह रोग जब उत्पन्न होने लगती है तो गला फूलने लगती है और उसके बाद बोलने में काफी तकलीफ होती है, घेंगा घेंगा के बोलता है, इसीलिए इसका नाम घेंगा रोग कहा गया है, समझे कि ना। यानी घेंगा घेंगा के बोलता है, इसलिए इसका नाम घेंगा रोग कहा गया है। और यह जो घेंगा नामक रोग होता है वह मूल रूप से आयोडीन की कमी से होती है। इसीलिए आप लोगों को भी बोलना चाहता हूं कि आप लोग भी यदि नमक का सेवन करेंगे तो आयोडीन युक्त नमक का ही सेवन करेंगे। समझ में आ रही है आप लोगों को? तो आप लोग बोल ही सकते हैं हमें घेंगा रोग कैसे उत्पन्न होती है, तो आपको इस तरह से लिखना है परीक्षा में कि हमारे शरीर में जो अंतःस्रावी ग्रंथि होती है उसमें से एक अंतःस्रावी ग्रंथि होती है थायराइड अंतःस्रावी ग्रंथि, और थायराइड अंतःस्रावी ग्रंथि से हमारे शरीर में थायरॉक्सिन हार्मोन निकलती है और इस थायरॉक्सिन में से अधिकांश मात्रा में आयोडीन रहता है और इस आयोडीन के कारण से हमें गलगांड नामक रोग से बचने को मौका मिलता है, बचाता है। लेकिन जब हमारे शरीर में आयोडीन की कमी होने लगती है तो आयोडीन की कमी के कारण से हमारे शरीर में क्या होता है, गलगांड नामक रोग या घेंगा नामक रोग उत्पन्न होने लगता है। इसी कारण डॉक्टर लोग हमें सलाह देते हैं कि हमें आयोडीन युक्त नमक खानी चाहिए ताकि हम गलगांड या घेंगा नामक रोग से बच जाएं। गलगांड या घेंगा नामक रोग एक बहुत ही खतरनाक रोग है। इस रोग के कारण से गला फूलने लगता है और बोलने में घेंघरापन होने लगता है और सही से साफ आवाज नहीं निकलने लगती है। इसलिए हमें आयोडीन युक्त नमक खानी चाहिए गलगांड या घेंगा नामक रोगों से बचने के लिए। तो बताइए आप लोग समझ गए होंगे आप लोग। अब देखो पांचवा क्वेश्चन है संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या है और सोडियम परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, लिखे। तो देख बाबू संयोजी इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं? तो संयोजी इलेक्ट्रॉन की परिभाषा हम यह कह सकते हैं पहले रूप में किसी तत्व के बाह्यतम कक्षाओं में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, समझे कि ना। या किसी तत्वों को अपने अष्टक पूरा करने के लिए, किसी तत्वों को अपने अष्टक पूरा करने के लिए जो परित्याग किया गया इलेक्ट्रॉन होता है या ग्रहण किया गया इलेक्ट्रॉन होता है, तो यह परित्याग किया गया इलेक्ट्रॉन या ग्रहण किया गया इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ही संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, समझे कि नहीं। यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन का अर्थ होता है कि किसी भी तत्वों का वह इलेक्ट्रॉन जो अपने अष्टक को पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉनों को दान करता है, तो वह दान किया हुआ जो इलेक्ट्रॉन होता है वह इलेक्ट्रॉन ही उस तत्व का संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाता है। या ग्रहण किए गए अपने अष्टक को पूरा करने के लिए जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, तो ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ही हम संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। या किसी तत्व के बाह्यतम कक्षाओं में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है उसे संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जैसे देखो बाबू, जैसे थोड़ी देर के लिए सोडियम, तो सोडियम की परमाणु संख्या कितनी है, 11, तो इसका होगा 1s2 2s2 2p6 3s1। तो देखो बाबू 2 6 2 8, तो हम जानते हैं, और यहाँ पे क्या है, 1 है, ठीक ना, 1। तो इसके बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 है। तो चूंकि सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन को दान करेगा, 4 से यदि कम रहेगा तो वो दान करेगा। तो ये सोडियम जो है कितने इलेक्ट्रॉन को दान कर रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन को दान कर रहा है। इसलिए सोडियम परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 होगी। क्या होगी, 1, समझे कि नहीं। अब जैसे कहेगा कि क्लोरीन में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, जैसे क्लोरीन 17 होता है इसका एटॉमिक नंबर, तो देखो बाबू 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3p5, 5 2 7 7 6 13 2 15 2 17, यानी पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 और तीसरे में 7। अब देखो क्या बोले, किसी तत्वों को अष्टक पूरा करने के लिए, यानी अष्टक पूरा करने के लिए त्याग किया गया इलेक्ट्रॉन। तो चूंकि सोडियम 1 को त्याग कर रहा है, लेकिन क्लोरीन में कितना बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण करेगा अष्टक पूरा करने के लिए। तो इसलिए क्लोरीन कितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। इसीलिए क्लोरीन का
संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक होगी। क्या होगी? एक होगी। तो समझ में आ रहा है बाबू? संयोग क्लोरीन के यानी क्लोरीन में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई? एक, क्योंकि इसको एक इलेक्ट्रॉन जो है ग्रहण करना पड़ रहा है अपने अष्टक को पूरा करने के लिए। तो ये आपका हो गया क्लोरीन का। अतः हम कह सकते हैं कि संयोजी इलेक्ट्रॉन किसी तत्व का वह इलेक्ट्रॉन है जो उसके बाह्यतम कक्षाओं में पाई जाती है, या उसे अपने अष्टक को पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन त्याग करने पड़ते हैं वह परित्याग किया गया इलेक्ट्रॉन ही उसके लिए संयोजी इलेक्ट्रॉन है, या अपने अष्टक को पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं तो वह ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ही हम क्या कहते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन। चूंकि सोडियम परमाणु में कह रहा है, चूंकि सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है तो इसके बाह्यतम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है। देखो 1s2, ये दोनों 6 2 8 और यहाँ 1। तो चूंकि ये एक इलेक्ट्रॉन दान करेगा, क्योंकि 4 से कम होता है तो दान करेगा, तो इसलिए कितना दान कर रहा है? अपना अष्टक तो पूरा कर ही लिया, तो एक इलेक्ट्रॉन को दान कर रहा है। इसलिए सोडियम परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वह 1 है। तो आप लोग आज के क्लास में यहीं तक